नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए हिंदी की इस सीरीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ रचनाएं लेके आई हूँ जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, देखिए, उद्गम की दृष्टि से और व्युत्पत्ति, रचना, बनावट की दृष्टि से, है ना, रूप के आधार पे और अर्थ के आधार पे कई तरीके से हमने क्या किया, शब्दों को बांटा है। ठीक है, पहले तो शब्द होते क्या हैं? शब्द मतलब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कमल। ठीक है, तो कमल क्या है? ये पहले अलग अलग क्या है, ये एक वर्ण है ना। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। और ऐसे नहीं कि मैंने कोई भी वर्ण मिला दिया तो शब्द बन गया, ऐसा नहीं है। जब मेरे द्वारा बनाए गए इस वर्णों के मेल से कुछ सार्थक अर्थ निकलेगा तो उसे हम शब्द बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 4। ठीक है, 5 भी होते हैं पर ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो सबसे पहले है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द में तत् मतलब उसके और सम मतलब समान। तत् मतलब संस्कृत के समान वाले शब्दों को क्या बोलेंगे हम? तत्सम शब्द। ठीक है, जैसे कि मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, और तद्भव मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न होना, तो उससे उत्पन्न हुए शब्द मतलब संस्कृत से आए हुए शब्दों को क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। जैसे कि मैंने यहाँ पे तत्सम में क्या लिखा? अग्नि, है ना। इसका क्या बनाऊंगी यहाँ पे? आग। तो तत्सम अग्नि और तद्भव क्या बना इसका? आग। और किससे बना? तत्सम शब्दों से ही बना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सूर्य। ठीक है, इसका तद्भव मैंने बनाया सूरज। तो ये संस्कृत का शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के समान वाले शब्द और तद्भव होते हैं संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ठीक है, अब देशज। देशज मतलब देश, जो मतलब उत्पन्न होना, देश में जो जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो देश की सांस्कृतिक विरासत से जन्मे शब्द। ठीक है, विदेशज मतलब विदेश से, विदेश में उत्पन्न होना या फिर विदेश से आया हुआ शब्द क्या है? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। संकर शब्द। संकर शब्द मतलब दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या बोलेंगे हम? संकर शब्द। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में मतलब कुछ वर्ड्स बताऊंगी। ठीक है, कुछ ये शब्द बताऊंगी, वो आपको नोट डाउन करने या फिर आपको इन चीज़ों को बार बार सुनना है। ठीक है, पहले तो तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम में आएंगे जैसे अग्नि, वायु, पत्र, है ना। तद्भव में आएंगे उजला, कपूर, सांझ और हाथ। देशज में आएंगे थैला, गड़बड़, पगड़ी आदि। ठीक है, और विदेशज में आएंगे अक्ल, आराम, अपील, इनाम। संकर शब्द में आएंगे रेलगाड़ी, जैसे कि अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, क्लियर है आपको? पर इनके अलावा ना, जो ये विदेशज शब्द है ना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ना कई तरीके के शब्द आते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, है ना, तुर्की, पुर्तगाली, है ना। तो ये शब्द मैं आपको बोलूँगी, आपको याद करने। ठीक है, अरबी में आते हैं अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह, असर, आखिर, आदमी, इनाम, इजलास, इलाज, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औसत, कब्र, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, किताब, कुर्सी आदि। ठीक है, फारसी में आते हैं आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज, उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, किशमिश, कुश्ती, कूचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, खुराक आदि। ठीक है, अंग्रेजी के आते हैं अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, बिस्कुट, टोस्ट, चॉकलेट, जैम। तो ये सारे हमारे अंग्रेजी शब्द होते हैं। फिर तुर्की शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। कैंची, बहादुर, चाकू, काबू, कुली, चकमक। तो ये सारे के सारे हमारे तुर्की शब्द होते हैं।
पुर्तगाली शब्द जैसे कि अलमारी, आलपिन, इस्त्री, इस्पात, कमीज, तो ये सारे हमारे पुर्तगाली शब्द होते हैं। ठीक है। इसके अलावा संकर शब्द, देखिए संकर शब्द क्या होते हैं कि दो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द। ठीक है। ये फिर अंग्रेजी फारसी शब्द होता है, या फिर अंग्रेजी हिंदी शब्द होता है ना। ये फिर संस्कृत फारसी शब्द होता है। संस्कृत फारसी मतलब संस्कृत फारसी में होता है छाया और दार, है ना, तो छायादार। ठीक है। और जैसे मैंने ये रेलगाड़ी लिखा है, तो रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है, आप याद रखना, और गाड़ी हमारा क्या है, हिंदी का शब्द है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था राजभाषा क्या होती है, कि राजकाज की भाषा, है ना। इसकी सह आधिकारिक भाषा क्या है, इंग्लिश। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि राजभाषा से रिलेटेड हमारे कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। तो ये 343 से 351 होते हैं। ठीक है। इसमें आप नोट डाउन करना, मैं आपको सारे आर्टिकल्स बोलूँगी। तो आर्टिकल 343 में है कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, और लिपि हमारी क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक है। आर्टिकल 344 में है कि राजभाषा के संबंध में आयोग बनाए गए। ठीक है। आर्टिकल 345 में है कि जो राज्य की जो राजभाषा होगी ना, और या फिर कोई भी प्रादेशिक भाषा होगी, अभी तो हिंदी है ना, पर ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है। आर्टिकल 346 में है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में, या फिर एक संघ, फिर मतलब सेंट्रल और राज्य के बीच में जो भी भाषा में मतलब जो भी पत्रादि वगैरह जो भी मतलब फारसी होगा ना, तो वो हिंदी में ही होगा। ठीक है। आर्टिकल 347 में है कि कोई जनसंख्या है, ठीक है, किसी जनसंख्या द्वारा कोई भाषा बोली जा रही है, तो उससे रिलेटेड मतलब कुछ विशेष उपबंध हो सकता है। 348 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद, विधानसभा, है ना, जो विधानमंडल है, तो उनमें ना जो बिल होंगे, जो अधिनियम होंगे, तो वो सारे के सारे जो मतलब जिस भाषा में प्रयोग किए जाएंगे, जो भी भाषा होगी, तो वो भाषा क्या होगी, मतलब जैसे कि हम ये बोलेंगे कि उनकी कुछ भी मतलब जितने भी बिल आएंगे, अधिनियम आएंगे, कुछ भी होगा, तो अभी तक तो यही उपबंध है, तो जो भी उपबंध है अभी तक मतलब अंग्रेजी ही रहेगी। ठीक है। बाद में हो सकता है कि चेंज हो, पर फिलहाल अभी अंग्रेजी ही रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो बीच मतलब इनमें पत्रादि की जो भाषा है वो इंग्लिश रहेगी। ठीक है। सेकंड है 349। तो इसमें क्या है कि जैसे मतलब कोई भाषा से रिलेटेड कोई भी मतलब अधिनियम है ना, तो उसमें जो विशेष प्रक्रिया है, कुछ भी अगर उसमें चेंज करना है ना, या फिर कोई बिल लाना है, तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं लाया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे मतलब राष्ट्रपति जी इसमें अगर मतलब कोई फैसला देते भी हैं कोई नई भाषा बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो आयोग की मतलब जैसे मतलब आयोग से क्या होगा, सिफारिश जो करेंगे आयोग उनसे, तो वो विचार करने के बाद, है ना, तभी ही मंजूरी देंगे, है ना। आयोग से विचार करने के बाद वो ऐसे ही मतलब कोई भी भाषा को राजभाषा नहीं बना सकते। फिर कोई भी भाषा को वो जैसे मतलब कोई भी भाषा किसी ने ऐसे वो किया कि हम इस भाषा को बनाना चाहते हैं ना, तो जो राष्ट्रपति जी वो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, उन्हें पहले आयोग से विचार करना पड़ेगा, है ना, सलाह वगैरह करनी पड़ेगी, तभी वो मंजूरी दे सकते हैं। फिर आती हैं 350 में ये बोला जाता है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, अल्पसंख्यक मतलब जैसे मतलब जिनकी आबादी मतलब कम होती है ना, जैसे वो जरूरी नहीं कि मुसलमान ही होते हैं, है ना, या फिर ईसाई ही हो, वो मतलब जिनकी आबादी कम होती है वो अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन लोगों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी जो प्राथमिक जो स्तर की जो भाषा है ना, वो मातृभाषा में ही मतलब उन्हें शिक्षा की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है। तो वो आर्टिकल 350 में है। ठीक है। और ये बोला गया कि भाषाई जो अल्पसंख्यक एक अधिकारी की नियुक्ति उनके लिए की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल 343 से 351 तक है। ठीक है। अब आता है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। तो खड़ी बोली अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली। ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें यह है कि जो
खड़ी बोली है वो किससे है? सौरसैनी अपभ्रंश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है, ठीक है। खड़ी बोली किससे है? सौरसैनी अपभ्रंश से। और इसमें क्या है, ये ना पश्चिमी हिंदी पे आती है खड़ी बोली, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी पे हमारे कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ब्रज आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी, बुंदेली, ये आप याद रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे हमने बोला कि सौरसैनी से हमारी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। मगधी से बिहारी हिंदी का हुआ, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी का हुआ। ये आते हैं पेपर में, आप लोग इसे ढंग से नोट डाउन करना। सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, मगधी से बिहारी, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचर से पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ है, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि अगर आपने ये यहाँ पे छोड़ा तो ऐसा ना हो कि आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में मिले, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद करना कि जो पश्चिमी हिंदी है वो सौरसैनी, जैसे कि पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आते हैं? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, है ना। मगधी से बिहारी हिंदी, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचर से पंजाबी, सिंधी का विकास हुआ है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद करना। इसके अलावा मैं आपको कुछ हिंदी की बोलियां बताती हूँ, ठीक है। अब क्या होती है कि हमारी जो उपभाषा है, ठीक है, हमारी उपभाषा कितनी है? हमारी उपभाषा है 5, ठीक है। जैसे कि राजस्थानी है ना, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, है ना। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? उपभाषा है, ठीक है। और जो हमारी बोलियां हैं ना, हमारी बोलियां हैं 17, ठीक है। तो राजस्थानी के अंतर्गत आती है हमारी मारवाड़ी, है ना, जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती, मालवी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी पे आती है हमारी कौरवी, खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी पे आती है हमारी बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी पे आती है कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। तो आप इसको याद करना। फिर अब आते हैं हम रचनाओं पे। देखिए ये रचनाएं आप अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि क्या पता कौन सी रचना आपके एग्जाम में आ जाए। तो पहली है शिव शंभू के चिट्टे। ये जो रचना है ये बाबू बाल मुकुंद की है, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह एक निबंध संग्रह है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये क्या है, ये निबंध है, ये उपन्यास है, ये काव्य कृति है, ये क्या है? तो शिव शंभू के चिट्टे क्या हैं? यह एक निबंध संग्रह है। इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था पर निबंध है। मतलब जो शिव शंभू के चिट्टे हैं इसमें क्या है कि लॉर्ड कर्जन को संबोधित, मतलब लॉर्ड कर्जन के लिए भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था पर निबंध है। क्या है ये निबंध है, ठीक है। अब है जहाज का पंछी। जहाज का पंछी है इलाचंद्र जोशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इलाचंद्र जोशी जी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। तो ये रचना किन की है? ये एक उपन्यास है, ये आप याद रखना। जहाज का पंछी क्या है? उपन्यास है। किसकी है? इलाचंद्र जोशी जी की। और इनके अन्य उपन्यास है सन्यासी, पर्दे की रानी, निर्वासित, जिप्सी और ऋतुचक्र, ठीक है। मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, ठीक है। यह सर्वोत्तम आंचलिक उपन्यास है। क्वेश्चन आता है कि ये कैसा उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। और अन्य उपन्यास है पड़ती, परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कलंक, मुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है तमस। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि पहले तो तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी जी का। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ये आपको एक एक पॉइंट नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे 5-5 रचनाओं को याद करोगी ना तो आपको बहुत अच्छे से सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि 10 क्वेश्चन कम हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन 10 क्वेश्चन पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो आपकी पूरी हिंदी कवर हो जाएगी, ठीक है।
तो तमस उपन्यास है भीष्म साहनी जी का। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है। इनका अन्य उपन्यास है बसंती, कुंती, भाग्य रेखा, झरोखे व कड़ियाँ। ठीक है। नेक्स्ट है निर्मला। जो निर्मला है वो प्रेमचंद जी ने लिखी है। ठीक है। अब ये जो निर्मला है वो तोताराम और निर्मला पर केंद्रित कथा है। ठीक है। और ये निर्मला एक उपन्यास है। ये क्यों है, किस पे है, मतलब इसका ये किस पे बेस है। ठीक है। तो जो निर्मला उपन्यास है वो अनमेल विवाह समस्या पर केंद्रित उपन्यास है। ठीक है। अन्य उपन्यास है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन और कायाकल्प। ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना। ढूंढारी बोली है पूर्वी राजस्थान की, जैसे मैंने आपको अभी सारी बोलियां बताई थी ना, तो ढूंढारी है राजस्थान की। और राजस्थान में क्या आती है, मेवाती, मालवी, जयपुरी, ढूंढारी, ये सारी की सारी आती हैं। तो इसे जयपुरी भी बोलते हैं और इसको ढूंढारी बोली भी बोलते हैं। ठीक है। यह राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। और उपभाषा कितनी बोली मैंने आपको, 5, और बोलियां कितनी बोली, 17। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है, याद रखना आप। ठीक है। बंगाल के कृष्ण भक्त कवि चैतन्य महाप्रभु ने अपने उपदेश एवं रचनाएं ब्रजबुली में ही की हैं। ठीक है। तो आप याद रखना ब्रजबुली किससे, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं ना, तो वो किससे रिलेटेड है, वो पुरानी बांग्ला है ना, ब्रजबुली से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप ये याद रखना। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। होप सो आपको